अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। हम कर रहे थे गाइडन का चैप्टर नंबर 18। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक तो यही है, रिफ्लेक्स मैकेनिज्म्स फॉर मेंटेनिंग नॉर्मल आर्टेरियल प्रेशर। देयर आर 7 टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्स मैकेनिज्म्स दैट आर मेंशन्ड इन द गाइडन चैप्टर 18 फॉर मेंटेनिंग नॉर्मल आर्टेरियल प्रेशर। ये विद इन सेकंड्स टू मिनट्स एक्टिवेट होते हैं। रैपिड कंट्रोल ऑफ आर्टेरियल प्रेशर के लिए ये रिफ्लेक्स मैकेनिज्म्स इंपॉर्टेंट है। पहला हमारे पास है बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स। बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स, इसको हम स्ट्रेस रिसेप्टर भी कहते हैं या इसको हम प्रेशर रिसेप्टर्स भी कहते हैं। बैरोरिसेप्टर्स को स्ट्रेस रिसेप्टर्स भी कहते हैं या हम प्रेशर रिसेप्टर्स भी कहते हैं। कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? दे आर प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी अबव कैरोटिड बाइफर्केशन। कैरोटिड बाइफर्केशन जहाँ पे होती है वहाँ से ऊपर थोड़ा सा इंटरनल आर्टरी के साथ उसकी वॉल में से ये बैरोरिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं और साथ में आयोटिक आर्ट्स की वॉल में प्रेजेंट होते हैं। अब इनका फंक्शन क्या होता है कि जब भी प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है तो ये स्ट्रेच हो जाते हैं। अब मैं दोनों कंडीशन में बताऊंगी। प्रेशर इंक्रीज़ होता है तब ये क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं और जब प्रेशर डिक्रीज़ होता है तब इनका क्या फंक्शन है। जब हमारे पास प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है तो ये स्ट्रेच हो जाते हैं। ये रिसेप्टर्स जब प्रेशर इंक्रीज़ होता है तो ये स्ट्रेच हो जाते हैं। जब ये स्ट्रेच हो जाते हैं तो सोडियम इन्फ्लक्स होता है। सोडियम इन्फ्लक्स, सोडियम अंदर की तरफ मूव करना स्टार्ट हो जाता है। आपको पता है जैसे आपने नर्वस सिस्टम में वहाँ पे पढ़ा था कि डीपोलराइजेशन होती है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन प्रेशर थ्रेशोल्ड पोटेंशियल के इक्वल आ जाता है और उसके बाद डीपोलराइजेशन होती है, एक्सट्रीम प्रेशर जनरेट होता है और ट्रांसफर होता है। तो ट्रांसमिट ये करते हैं सिग्नल्स टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये जब स्ट्रेच होते हैं ये ट्रांसमिट करते हैं सिग्नल सेंट्रल नर्वस सिस्टम को और सेंट्रल नर्वस सिस्टम आगे से फिर एज ए मैकेनिज़्म ऐसे सेंटर्स को एक्टिवेट करता है कि जो आगे जाके ऐसे मैकेनिज़म्स करें जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर दोबारा नॉर्मल की तरफ आ जाए। लाइक वैजो कॉन्स्ट्रक्शन नहीं, लाइक वैजो डायलेशन कर दे और हार्ट रेट को कम कर दे जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर दोबारा नॉर्मल की तरफ आ जाए। अब हमारे पास यहाँ पे ये दूसरा मैकेनिज्म ये है कि जब ब्लड प्रेशर कम हो जाए तब ये क्या करेंगे, लाइक हेमरेज है या कोई भी ऐसी कंडीशन जिसमें ब्लड प्रेशर कम हो गया है तो इन प्रेशर पे कम स्ट्रेच होगा। जब कम स्ट्रेच होगा तो कम एक्सट्रीम पोटेंशियल जाएगा टुवर्ड द न्यूक्लियस, दैट इज द ट्रैक्टस सोलिटेरियस की तरफ ये एक्सट्रीम पोटेंशियल जाता है। तो कम एक्सट्रीम पोटेंशियल जाएगा तो उसकी वजह से वैगल एक्टिविटी को ये कम कर देगा, बल्कि ये क्या करेगा, वैसे कॉन्स्ट्रक्शन करवाएगा, वैसे मोटर सेंटर को एक्टिवेट करेगा, हार्ट रेट को इंक्रीज़ करेगा। ऐसे मैकेनिज्म्स को ये ऐसा ट्रैक्टस सोलिटेरियस न्यूक्लियस ऐसे मैकेनिज्म को एक्टिवेट कर देगा जो सारे इस फेवर में होंगे कि वो ब्लड प्रेशर को राइज करवाएं, ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ कर दें। ठीक है, अब कैसे इन्फॉर्मेशन किस नर्व्स के जरिए जाती हैं? तो मैंने आपको बताया कि बैरोरिसेप्टर्स आयोटिक आर्ट्स में प्रेजेंट होते हैं, इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज में प्रेजेंट होते हैं। तो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से हेडिंग नर्व्स के जरिए इन्फॉर्मेशन जाती है थ्रू ग्लोसोफरेंजियल नर्व विच इज़ द 9th क्रेनियल नर्व और यहाँ ग्लोसोफरेंजियल नर्व से आगे ट्रैक्टस सोलिटेरियस में जाती है। जबकि आयोटिक आर्च से इन्फॉर्मेशन जाती है थ्रू वेगस नर्व टू द न्यूक्लियस ट्रैक्टस सोलिटेरियस और उसके आगे रिस्पेक्टिव जो भी करना होता है, लाइक ब्लड प्रेशर इंक्रीज है तो ऐसे मैकेनिज्म जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर कम हो जाए, लाइक वेजो डायलेशन वगैरह, ऐसा हमारे पास मैकेनिज्म्स होंगे, इंक्रीज होंगे। देयर इज द रिड्यूसेस, तो ट्रैक्टस सोलिटेरियस जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा ट्रैक्टस सोलिटेरियस क्या करेगा कि ऐसे मैकेनिज्म करेगा जिसकी वजह से हार्ट रेट कम हो जाए, कार्डियक आउटपुट कम हो जाए। और इंपॉर्टेंट बात इसके बारे में आपने, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपने ये याद रखनी है कि बैरोरिसेप्टर्स हाई जब लॉन्ग टर्म इंक्रीज इन चेंज इन आर्टेरियल प्रेशर होते हैं तब इनका फंक्शन नहीं है, अब तक फंक्शन परफॉर्म नहीं करते, बल्कि ये अब काफ़ी अरसे के लिए लाइक स्टार्ट में ये उसको चेंज करने की कोशिश करेंगे लेकिन आर्टेरियल प्रेशर कॉन्स्टेंटली काफ़ी डेज काफ़ी वीक्स के लिए उतना ही रह गया है, इंक्रीज रह गया है। तो ये अपने आप को उसके मुताबिक सेट कर देंगे, एडजस्ट हो जाएंगे उस आर्टेरियल प्रेशर के पे। तो लॉन्ग टर्म चेंज इन आर्टेरियल प्रेशर पे बैरोरिसेप्टर्स काम नहीं करते बल्कि वो खुद ही उस प्रेशर पे अपने आप को सेट कर देते हैं, फिर कोई इफेक्ट नहीं काज करते। नेक्स्ट है कीमोरेसेप्टर रिफ्लेक्स। कीमोरेसेप्टर रिफ्लेक्स ये भी बैरोरिसेप्टर्स की तरह ही होती है। इसमें और बैरोरिसेप्टर में ये डिफरेंस है कि बैरोरिसेप्टर्स जो हैं वो स्ट्रेच रिसेप्टर्स हैं, जबकि कीमोरेसेप्टर्स ये इनको मुख्तलिफ केमिकल्स जो हैं वो स्टिमुलेट करते हैं। कीमोरेसेप्टर रिसेप्टर रिफ्लेक्स को मुख्तलिफ केमिकल्स की वजह से होते हैं। उन केमिकल्स में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन शामिल है। ये कीमोसेंसिटिव सेल्स होते हैं और ये सेंसिटिव होते हैं टू लो ऑक्सीजन। जब कम ऑक्सीजन होगी तब ये स्टिमुलेट होंगे। हाई कार्बन डाइऑक्साइड, जब देयर इज इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस, तो ये रिसेप्टर्स एक्टिवेट होंगे। ये कहाँ पर लोकेट होते हैं? दे आर लोकेटेड इन द 2 कैरोटिड बॉडीज। कैरोटिड बॉडीज पे ये लोकेट होते हैं और साथ साथ कैरोटिड बॉडीज में लोकेट होते हैं। लाइज इन द बाइफर्केशन ऑफ ईच कॉमन कैरोटिड आर्टरी, हर कॉमन कैरोटिड आर्टरी की साइड पे होते हैं। और साथ साथ ये आयोटिक बॉडीज में 1 to 3 आयोटिक बॉडीज में प्रेजेंट होते हैं। और कीमोरेसेप्टर्स भी बैरोरिसेप्टर्स की तरह ही फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ये भी एक्साइट करते हैं नर्व फाइबर्स को, नर्व फाइबर्स फिर जाती हैं, पास करते हैं थ्रू हेडिंग नर्व्स
हेडिंग नर्व्स इन केस ऑफ कैरोटिड बॉडीज एंड आयोटिक बॉडीज़ के से मैसेज जाते हैं, नर्व पल्सेस जाती हैं थ्रू वेगस नर्व, और फिर वही वैसे मोटर सेंटर को एक्टिवेट करना होता है, कम ज़्यादा प्रेशर। इसके बारे में जो एमसीक्यू आता है कीमोरिसेप्टर रिफ्लेक्स के बारे में, वो ये एमसीक्यू आता है कीमोरिसेप्टर रिफ्लेक्स ज़्यादा पावरफुल कब होते हैं, इनका फंक्शन ज़्यादा कब होता है, तो जब आर्टीरियल प्रेशर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, लाइक 80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी से भी कम हो जाता है, तब इनका फंक्शन ज़्यादा पावरफुल होता है। आपने इसके बारे में, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये इसमें से एमसीक्यू भी आते हैं, आपने ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट है एट्रियल एंड पल्मोनरी आर्टरी। एट्रिया में भी कुछ स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं, पल्मोनरी आर्टरी में भी कुछ स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं। अब आप ये कहेंगे कि ये जो बायोरिसेप्टर्स हैं ये भी स्ट्रेच रिसेप्टर्स हैं, तो ये जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स हैं, बायोरिसेप्टर्स, वो हाई प्रेशर रिसेप्टर्स हैं, लाइक वो उन सिस्टेमिक सर्कुलेशन में होते हैं, वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होता है, जबकि एट्रिया में जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स हैं, जो पल्मोनरी आर्टरी में जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स हैं, वो लो प्रेशर रिसेप्टर्स हैं, लाइक कि उन वहाँ पे उन एरिया में, आपको पता है एट्रियम में तो 0 मिलीमीटर ऑफ मर्करी भी प्रेशर होता है, तो ये लो प्रेशर रिसेप्टर्स है। उनका फंक्शन क्या होता है कि जब एट्रिया का प्रेशर, आर्टीरियल प्रेशर जब चेंज होता है, प्रेशर ज़्यादा होता है, कम होता है, तो उसके मुताबिक ये उसको एडजस्ट करती हैं, उसको कम ज़्यादा नहीं होने देती। अब आर्टीरियल प्रेशर कब चेंज होता है, इन रिस्पॉन्स टू ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, उसके मुताबिक आर्टीरियल प्रेशर को एडजस्ट करने की कोशिश करती हैं स्ट्रेच के जरिए। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट कीमोरिसेप्टर रिफ्लेक्स, बायोरिसेप्टर रिफ्लेक्स है। अब नेक्स्ट है एट्रियल रिफ्लेक्सेस एक्टिवेट किडनी, दैट इज़ वॉल्यूम रिफ्लेक्स। जब हमारे पास वॉल्यूम ज़्यादा होता है तो एट्रिया पे स्ट्रेच आता है। एट्रिया पे जब हमारे पास स्ट्रेच आता है तो 3 किस्म के अफेक्ट्स होते हैं। पहला हमारे पास एट्रिया क्या करता है, डायलेशन करता है एफरेंट आर्टेरियोल्स इन किडनीज में जो एफरेंट आर्टेरियोल्स होते हैं उनकी डायलेशन कर देते हैं, उनके डायमीटर को ज़्यादा कर देता है। जब डायलेशन होगी तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन ज़्यादा होगी, जो ज़्यादा फ्लूइड फिल्ट्रेट हो जाएगा तो ब्लड वॉल्यूम जो ज़्यादा हुआ था वो कम हो जाएगा। सेकेंड इफेक्ट ये होगा कि when there is a stretch of atria there is a release of atrial natriuretic peptide। एट्रिया एक ये पेप्टाइड रिलीज़ करता है, एट्रियल नाट्रियूरेटिक पेप्टाइड, और ये इस पेप्टाइड का फंक्शन क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड को एक्सक्रीट करवाते हैं यूरिन। ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड जब एक्सक्रीट होगा तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, वॉल्यूम नॉर्मल की तरफ चला जाएगा। थर्ड इफेक्ट ये है कि ये सिग्नल्स जाते हैं, जब एट्रिया स्ट्रेच होता है तो सिग्नल्स जाते हैं एट्रिया से हाइपोथैलेमस में, और हाइपोथैलेमस हमारे पास एंटी डायरेटिक हार्मोन को कम सिक्रीट करवाता है। एंटी डायरेटिक हार्मोन हाइपोथैलेमस में बनता है, नर्व सेल्स ऑफ हाइपोथैलेमस में एंटी डायरेटिक हार्मोन बनता है, एंटी डायरेटिक हार्मोन कम बनता है। जब एंटी डायरेटिक हार्मोन कम बनता है, इसका फंक्शन ये होता है कि रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ये वाटर को रीअब्जॉर्ब करवाता है। जब ये कम होगा तो कम रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होगी, ज़्यादा वाटर एक्सक्रीट होगा तो डिक्रीज रीअब्जॉर्प्शन होगी, तो जब कम वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होगी तो ऑफकोर्स वॉल्यूम फिर दोबारा नॉर्मल की तरफ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है एट्रियल रिफ्लेक्स कंट्रोल ऑफ हार्ट रेट। अब हार्ट रेट कैसे, एट्रियल रिफ्लेक्स से हार्ट रेट कैसे कंट्रोल होता है, इसको हम बैंड ब्रिज रिफ्लेक्स भी कहते हैं। एट्रियल प्रेशर जब ज़्यादा होता है तो हार्ट रेट भी ज़्यादा होता है, 75%, इन बास केसेस में 75% भी हार्ट रेट ज़्यादा हो जाता है। तो कैसे ज़्यादा होता है, थ्रू अ स्पेसिफिक रिफ्लेक्स मैकेनिज्म दैट इज नोन एज बैंड ब्रिज रिफ्लेक्स। सुपर इंपॉर्टेंट है, आपसे अक्सर वाइवा में भी पूछते हैं ये। तो बैंड ब्रिज रिफ्लेक्स क्या होता है कि बैंड ब्रिज रिफ्लेक्स में जब हमारे पास ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा होता है तो स्ट्रेच रिसेप्टर्स, जैसे एट्रिया ऐसे स्ट्रेच हुआ है तो उसके स्ट्रेच रिसेप्टर्स क्या करते हैं, इस रिफ्लेक्स को स्टार्ट कर देते हैं। अब इस रिफ्लेक्स में क्या होता है कि सिग्नल्स जाते हैं टुवर्ड द मेडुला ऑफ द ब्रेन, मेडुला ऑफ द ब्रेन पे सिग्नल्स जाते हैं, और जब सिग्नल्स वापस आते हैं तो वो किसको, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर देते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जब एक्टिवेट होगा तो हार्ट रेट इंक्रीज होगा, कॉन्ट्रैक्टिलिटी, हार्ट की कॉन्ट्रैक्ट करने की स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, और जल्दी से वॉल्यूम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करके स्ट्रोक वॉल्यूम हमारे पास आयोडा की तरफ चला जाएगा। ज़्यादातर बैंड ब्रिज रिफ्लेक्स से ही हार्ट रेट इंक्रीज होता है, लेकिन यहाँ पे बुक में ये भी मेंशन किया हुआ है कुछ अमाउंट में, कुछ परसेंटेज में जो डायरेक्ट इफेक्ट से के जरिए भी हार्ट रेट इंक्रीज होता है, कि साइनस नोड में भी थोड़ा सा स्ट्रेच होता है, वो अपनी एक्टिविटी को इंक्रीज कर देते हैं, पल्स ज़्यादा जनरेट करते हैं, उसकी वजह से भी हार्ट रेट इंक्रीज होता है, लेकिन ज़्यादा मैक्सिमम जो हार्ट रेट इंक्रीज होता है वो बैंड ब्रिज रिफ्लेक्स के जरिए होता है। नेक्स्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम इस्केमिक रिस्पॉन्स। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इस्केमिक रिस्पॉन्स को हम लास्ट डिच स्टेन रिस्पॉन्स भी कहते हैं। ये बिल्कुल लास्ट होता है, ये पहले देखते रहते कि हाँ जी आर्टियल प्रेशर कम हो गया है और सारे रिफ्लेक्सेस एक्टिवेट हो जाए, बिल्कुल लास्ट में जब हमारे पास ब्रेन को आर्टियल प्रेशर की कमी ब्रेन को अफेक्ट कर रही हो, ब्रेन के ब्लड फ्लो में कमी आ रही हो, तब हमारे पास ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम इस्केमिक रिस्पॉन्स होता है। ये तब होता है व्हेन आर्टियल प्रेशर डाउन टू 60 मिलीमीटर ऑफ मर्करी या 15 टू 30 मिलीमीटर ऑफ मर्करी बहुत इंतहा का कम हो गए, तब लास्ट में जाके ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम इस्केमिक रिस्पॉन्स होता है। ये किस वजह से होता है, इट इज़ ड्यू टू द सेरेब्रल इस्कीमिया की वजह से होता है कि डिमिनिश्ड ब्लड वॉल्यूम में ब्रेन की तरफ ब्लड वॉल्यूम कम जा रहा है, तो उसकी वजह से बहुत स्ट्रांगली एक्टिवेट होंगे, वैसोकंस्ट्रिक्टर सेंटर स्ट्रांगली एक्टिवेट होगा, साथ में कार्डियो एक्सेलरेटर न्यूरॉन्स का स्ट्रांगली एक्टिवेट होंगे और वैसोकंस्ट्रिक्शन करवाएंगे, हार्ट रेट को इंक्रीज़ करवाएंगे, जल्दी जल्दी सारे मैकेनिज्म करवाएंगे, तब कि आर्टियल प्रेशर दोबारा नॉर्मल की तरफ आ जाए, दोबारा इंक्रीज़ हो सके।
And this affects central nervous system ischemic response effect. It is caused by failure of slowly flowing blood to carry carbon dioxide away from the vasomotor center. तो vasomotor center को जब नॉर्मल अमाउंट में ब्लड फ्लो नहीं मिल रहा तो vasomotor center में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी, हाइड्रोजन आयन, लैक्टिक एसिड वगैरह ज़्यादा हो जाएंगे. जब वो ज़्यादा होंगे तो उसकी वजह से इंटेंस रिस्पॉन्स होगा. ये सारा vasomotor सिस्टम एक्टिवेट हो गया, कार्डियो एक्सीलरेटर न्यूरॉन्स एक्टिवेट हो गया, इंटेंस रिस्पॉन्स होगा तो उसकी वजह से आर्टियल प्रेशर इंक्रीज होगा इस ड्यू टू सेरेब्रल इस्कीमिया. तो सारे रिस्पॉन्स को हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम इस्कीमिक रिस्पॉन्स कहते हैं. इसके रिजल्ट में क्या होता है कि आर्टियल प्रेशर नॉर्मल की तरफ आ जाता है और बाजू का इतना इंक्रीज हो जाता है कि 250 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी तक आ जाता है और इसकी वजह से एक्सट्रीम वेजोकॉन्स्ट्रक्शन होती है. साथ में किडनी सीजेस, देयर प्रोडक्शन ऑफ यूरिन, किडनी कम से कम यूरिन बनाते हैं तब कि ज़्यादा से ज़्यादा वॉल्यूम ज़्यादा इंक्रीज हो सके, ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा इंक्रीज और आर्टियल प्रेशर इंक्रीज हो सके. इसको ये मोस्ट पावरफुल ऑफ और रिस्पॉन्सेज, सबसे ज़्यादा पावरफुल सारे रिस्पॉन्सेज में, सारे रिफ्लेक्स मैकेनिज्म सबसे ज़्यादा पावरफुल यही है और इसको लास्ट डिस्टेंट प्रेशर कंट्रोल मैकेनिज्म भी कहते हैं. एमरजेंसी प्रेशर कंट्रोल सिस्टम भी इसको कहते हैं. क्वेश्चन डायरेक्शन लास्ट है, ये होता है ड्यू टू इंक्रीज प्रेशर अराउंड द ब्रेन. व्हेन देयर इज इंक्रीज प्रेशर अराउंड द ब्रेन देन दिस हैपन. ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का प्रेशर जब हमारे पास इंक्रीज हो जाता है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का जब प्रेशर इंक्रीज हो जाता है ब्रेन के इर्द गिर्द, इतना इंक्रीज हो जाता है कि वो आर्टेरियल प्रेशर से भी ज़्यादा हो जाए. ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का प्रेशर और ये आर्टियल प्रेशर, जब ये आर्टियल प्रेशर ज़्यादा होता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड से तो ब्लड फ्लो करता है टुवर्ड द ब्रेन. लेकिन जब सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का प्रेशर ज़्यादा हो जाता है आर्टियल प्रेशर से तो वो कंप्रेस कर देता है वेजल्स को और ब्लड को फ्लो नहीं करवाने देता, ब्लड फ्लो नहीं करने देता कि ब्रेन की तरफ ब्लड फ्लो हो. तो जब ब्रेन की तरफ ब्लड फ्लो नहीं होगा तो आपको पता है कि ब्रेन के इंजरी के चांसेस हैं. तो इसकी वजह से ब्रेन को इंजरी से बचाने के लिए ये रिएक्शन होता है कुशिंग रिएक्शन. इस रिएक्शन में क्या होता है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम इस्कीमिक रिस्पॉन्स जो मैंने आपको ऊपर बताया है ये इस रिस्पॉन्स को एक्टिवेट करते हैं तब कि जल्दी से जल्दी आर्टियल प्रेशर दोबारा नॉर्मल की तरफ आ जाए, ज़्यादा बढ़ जाए, सेंट्रल नर्वस सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के प्रेशर से ज़्यादा हो जाए तब के दोबारा ब्लड ब्रेन की तरफ नॉर्मल फ्लो करना स्टार्ट हो जाए. एंड इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि ये प्रिवेंट करता है वाइटल सेंटर्स ऑफ ब्रेन, क्योंकि आपको पता है कि ब्रेन को कुछ ही सेकंड्स के लिए, कुछ मिनट्स के लिए भी अगर नॉर्मल अमाउंट ऑफ ब्लड ना मिले तो उसकी इंजरी के चांसेस होते हैं, परमानेंट डैमेज के चांसेस होते हैं. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. और मैनिटोल एक ड्रग का नाम है जो कि यूज़ की जाती है टू रिड्यूस इंट्राक्रैनियल प्रेशर. दिस इज ऑल अबाउट द रिफ्लेक्स मैकेनिज्म्स फॉर मेंटेनिंग नॉर्मल आर्टियल प्रेशर. एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल. स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टे ट्यून विद माई चैनल. अल्लाह हाफिज़.